वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक बहुत पुराने कांड के बारे में बात करेंगे, बहुत पुराने केस के बारे में बात करेंगे जो 2005 और 6 का मामला है। और मैं कहता हूँ इस केस को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके शरीर के रोम रोम जो है कांप उठेंगे कि किस तरीके से हमारे जुडिशरी और किस तरीके से हमारा न्यायिक तंत्र काम करता है और किस तरीके से समाज में लोगों को, जो अपराधी, उनको खुलेआम घूमने का मौका मिलता है और किस तरह से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस तरह से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और किस तरह से लोगों के दर्द को इग्नोर करके, उनको अनदेखा करके और सरकार और सरकारी तंत्र, न्यायपालिका अपना काम अपने हिसाब से करती है। ये घटना है निठारी कांड जिसे बोला जाता है। निठारी एक गांव है दिल्ली के पास में, गाज़ियाबाद से जुड़ा हुआ, जिसे निठारी कांड या नोएडा सीरियल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में सबसे भयावह और विवादास्पद अपराध मामला है। कुछ लोगों को शायद याद हो, कुछ लोगों को जानकारी हो इस बारे में कि ये केस किस तरह से शुरू हुआ था और किस तरह से कहाँ तक पहुँचा है। यह घटना 2005 और 6 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव के सेक्टर 31 की D5 नंबर की कोठी, D5 नंबर मकान का है, D5 नंबर कोठी में हुई, जहां बच्चों और युवतियों को मारा गया, उनकी हत्याओं का सिलसिला चला। इस कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों को और औरतों को मारा जाना ही विशेष नहीं था। इस केस में एक नई चीज़ थी जो बहुत ही भयानक थी और उसको सुन के आदमी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस केस में नरभक्षण, यानी कि लोगों को मार के, आदमियों को मार के, औरतों को मार के उसको उनकी मांस को खा जाना भी शामिल था। नरभक्षण था, यौन शोषण और अंग व्यापार, इतनी सारी चीज़ें इसमें थी कि उनको मार के खा लिया जाता था। उनके लड़कियों के चेस्ट को, यहाँ तक कि ये जानकारी में आया कि लड़कियों का चेस्ट काट के उसको पका के और खाया गया। पड़ोसी के ऊपर भी कुछ आरोप लगे जो D5 के पड़ोस में थे कि उन लोगों का कुछ अंग व्यापार का धंधा है, तो इसमें अंग व्यापार भी लिप्त था। अफवाहें थी ऐसी, कई सारी अफवाहें से जुड़ी हुई। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन के साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ, बता सकूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों को भूलने की बहुत आदत है, बीमारी है, हम भूल जाते हैं। तो ये भी एक भूला हुआ केस है जो 2005-6 का था, 15-20 साल पुराना केस है। तो भूल जाना तो आम बात है। हम अपने दर्द को भूल जाते हैं, अपनी इज्जत को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत दूर का केस है। बहुत सारे लोगों का ऐसे कोई लेना देना भी नहीं है। निठारी गांव नोएडा के पास एक छोटा सा इलाका है जहां ज़्यादातर गरीब परिवार रहते हैं। यहाँ के बच्चे और युवतियाँ अक्सर गायब हो जाते थे। ध्यान रखिए, गरीब परिवार के लोग रहते हैं तो यहाँ के बच्चे और युवतियाँ ज़्यादातर गायब हो जाया करते थे। लेकिन पुलिस ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया, जैसा कि आमतौर पर पुलिस का रवैया होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। पुलिस का काम ही है केस को दबाना। हालांकि लिखा रहता हमेशा, पुलिस हमेशा आपके साथ, सदैव आपके साथ, लेकिन पुलिस कभी साथ देती नहीं है और ख़ास करके गरीबों का तो बिल्कुल साथ नहीं देती। और पुलिस के उसमें कोई भी साथ नहीं देता है, चाहे न्याय प्रणाली हो, न्यायपालिका हो, पुलिस हो
कोई भी हो, गरीबों के साथ तो कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। हमारे संविधान में बहुत सारे कानून और नियम लिखे गए हैं, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो केस पे आते हैं। साल 2005 से 2006 के बीच तकरीबन 19 से ज़्यादा बच्चे और एक युवती लापता हुई। वे ज़्यादातर गरीब परिवारों के थे जो मजदूरी या छोटे काम करते थे। मुख्य आरोपी थे मोनिंदर सिंह पंढेर। ध्यान रखिएगा, पंढेर का नाम बहुत उछला था। मोनिंदर सिंह पंढेर एक गंभीर धाराओं में इनका नाम आया, बहुत सारी चीज़ें आई, इनके नौकर का नाम आया। तो मोनिंदर सिंह पंढेर एक अमीर बिजनेसमैन है जिनकी कोठी D5 है जिसमें ये कांड हुआ, और उनका नौकर सुरेंद्र कोली, नौकर का नाम सुरेंद्र कोली है, जिसे सुरेंद्र कोली या सतीश भी कहा जाता है। पंढेर चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और कोठी में अकेले रहते थे, जबकि कोली उनका घरेलू नौकर था। कोली मूल रूप से अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला था और गरीब परिवार से था। तो ये कहानी शुरू होती है वहाँ से, कोठी नंबर D5 से। कांड का खुलासा दिसंबर 2006 में हुआ। 26 दिसंबर 2006 को निठारी के 2 निवासियों ने गांव वालों को बताया कि पंढेर की कोठी के पीछे नाले में लापता बच्चों के अवशेष हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और गहराई से विचार करिए, अगर सुन रहे हैं तो। वैसे मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग सुनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को सुनने का टाइम नहीं। आजकल तो कमर मटकाना और फालतू की चीज़ों पे रील देखने का रिवाज है, क्योंकि समाज में रील बहुत प्रचलित है। तो ये सब चीज़ें देखना और सुनना कोई बहुत वाजिब लगता नहीं लोगों को कि ऐसी गंभीर चीज़ों पे बात की जाए, जाना जाए। और ऐसे केस को जान के हमने करना क्या है, हमें तो सिर्फ मनोरंजन करना अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंसान लगता है कि उसको इसी जानकारी की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें जाननी चाहिए, समाज में क्या हुआ, क्या हो रहा और किस तरीके से समाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, न्याय किस तरीके से गरीबों को मिल रहा है, और अमीर किस तरह से कितने बड़े अपराध करके भी बरी हो जाते हैं, ये उसकी एक दास्तान है। थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, कहानी लंबी है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2000 को निठारी के 2 निवासियों ने गांव वालों को बताया कि पंढेर की कोठी के पीछे नाले में लापता बच्चों के अवशेष हैं, यानी कि जो बच्चे लापता हो रहे थे लगातार वहां से, उनके अवशेष हैं। उन्होंने पूर्व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट SC मिश्रा की मदद ली। 27 दिसंबर को सर्च में एक सड़ी हुई हड्डी मिली, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने कोठी के पीछे नाले में 17 कंकाल बरामद किए। ध्यान रहे, कोठी के पीछे के नाले में 17 कंकाल बरामद किए। कोई मामूली नंबर नहीं है 17 कंकाल बरामद किया जाना, और एक कोठी के पीछे, जिनमें ज़्यादातर बच्चों के थे कंकाल। अगले दिन हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और शरीर के हिस्से मिले। कुल 19 से ज़्यादा पीड़ितों के अवशेष मिले। ये ध्यान रखने की बात है कि जो अवशेष मिल रहे हैं वो पीड़ितों के 19 से ज़्यादा अवशेष मिल रहे हैं। लापता बच्चों के माता पिता फ़ोटो लेकर दौड़े आए। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने कई बार रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस ने कहा था कि बच्चे भाग गए हैं या वयस्क हैं। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और कोठी पर हमला कर दिया। आप ये मान के चलिए कि अगर 19 केस हैं और 19 केसों में पुलिस ये कह रही कि बच्चे भाग गए हैं, ये हमारे देश का संविधान का पालन किस तरह से होता है ये देख सकते हैं आप लोग, कि पुलिस कह रही कि बच्चे भाग गए हैं।
1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 19 बच्चों का केस, भाग गए हैं बच्चे। अब पुलिस पे जब पत्थरबाजी हुई, हमला किया गया, उसके बाद 29 दिसंबर को पंढेर और कोली को गिरफ्तार किया गया। शुरू में एक युवती पायल के गायब होने के केस से जुड़ा था। कुल 19 पीड़ित कंकाल मिले, जिसमें 11 लड़कियां थीं, ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र की थीं और बाकी लड़के। एकमात्र वयस्क पीड़िता थी पायल, जो 20 साल की थी और सेक्स वर्कर बताई जाती है। सेक्स वर्कर को आसान भाषा में आप समझना चाहें तो जो देह व्यापार करती हैं उनको सेक्स वर्कर कहा जाता है। तो या वेश्या कह सकते हैं, ये गलत वर्ड है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं कि इसको अगर आप नहीं समझ पाते तो ये मानिए कि वो देह व्यापार में संलिप्त बताई जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शवों को गला घोंटकर मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि गला घोंट के मारा गया है, यौन शोषण किया गया है और फिर कसाई की तरह काट कर टुकड़े किए गए हैं। ध्यान रखिए कि यौन शोषण किया गया है, गला घोंट के मारा गया है और फिर कसाई की तरह उनके टुकड़े किए गए हैं। हिंसा का लेवल देखिए कि हिंसा किस लेवल तक आदमी कर रहा है। हीनियस घटना है, कितनी क्रूएल है, कितनी निर्दयता है इसमें, ये सब ध्यान रखिए आप लोग। हिस्से पॉलीथीन में जो टुकड़े किए गए, उनके हिस्से पॉलीथीन बैग में डाले गए थे और नाले में फेंके गए थे। डीएनए टेस्ट से पहचान हुई। कुछ नाम: रिम्पा हलदार 14 साल, आरती प्रसाद 7 साल, रचना लाल 9 साल, दीपाली सरकार 12 साल, छोटी कविता 5 साल। ये सब नाम सामने आए और ज़्यादातर गरीब परिवार प्रवासी परिवारों का था, यानी कि दिल्ली के रहने वाले लोग नहीं थे। ये बाहर से आए हुए लोग थे जो वहाँ पे बसे हुए थे। जांच प्रक्रिया में पुलिस ने घर सील किया और खुदाई की। 31 दिसंबर 2006 को 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कुछ मामला नहीं बनता था तो सस्पेंड होने का कोई मामला नहीं था, लेकिन 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी 2007 को हाई लेवल कमेटी बैठाई, जिसकी हेड मंजुला कृष्णन थी। कमेटी ने यूपी पुलिस की लापरवाही के लिए दोषी ठहराया यूपी पुलिस को और अंग व्यापार की संभावना से इनकार नहीं किया। यानी कि ये भी उसमें एंगल देखा गया कि इन बच्चों को मार के इनके साथ सेक्स किया गया, मारा गया और उनके अंग काट दिए गए, काट के फेंक दिया गया, पका के खाया गया और उनके अंगों का व्यापार भी हो सकता है। इस पे भी बात की जा सकती है, यानी कि अंग व्यापार का भी मामला उसमें हो सकता है। ये संभावनाएं जाहिर की गई। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने केवल केस अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने ज़्यादा अवशेष निकाले, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए। टेस्ट में कोली ने कबूल किया कि वो अकेला था, पंढेर को कुछ नहीं पता। इस बयान का मतलब होता है कि वो अकेला था, पंढेर को कुछ नहीं पता। इसका मतलब कि उसी ने सब कुछ किया है, उसमें पंढेर का कोई काम नहीं है, ये उसने कबूल लिया। इसका साफ मतलब यही होता है कि वो कोली ने बोला, जो उनका नौकर था, कि ये सब काम मैंने ही किया है, मैं अकेला इसमें शामिल हूँ, पंढेर को इसमें शामिल ना किया जाए, पंढेर का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन सीबीआई ने कहा कोली साइकोपैथ है। फॉरेंसिक टेस्ट में गला घोंटना और काटना कन्फर्म हुआ, कोई अंग व्यापार का सबूत नहीं मिला, लेकिन नर भक्षण की अफवाह
बनी रही। अब आगे देखते हैं कि कोली क्या को बोलता है। कोली ने कबूल किया कि वो बच्चों को ललचाकर यानी लालच देकर घर लाता था। कोली का कबूलनामा है कि वो बच्चों को लालच देकर घर लाता था, गला घोंटता था, रेप करता था, फिर बाथरूम में काटता था और हिस्से नाले में फेंक देता था। उसने नरभक्षण मांस खाने की भी बात कही, लेकिन सबूत नहीं मिले। एक आदमी कबूल कर रहा कि मैं उनके अंग को काट के पका के खाता हूँ या खाता था, लेकिन उसका सबूत वहाँ नहीं मिला। पंढेर को उसने क्लीन चिट दी। पंढेर का कोई काम इसमें नहीं बताया। पंढेर को वुमनाइजर और डिप्रेस्ड बताया गया। ये तो यहाँ तक पहुँची बात। अब चलते हैं कि ट्रायल और सज़ा क्या हो रही है। 12 फरवरी 2009 को गाज़ियाबाद स्पेशल कोर्ट ने दोनों को रिम्पा हलदार के मर्डर केस में दोषी ठहराया। और 13 फरवरी को फांसी की सज़ा दी। ये कोर्ट कह रहा है, गाज़ियाबाद स्पेशल कोर्ट कह रही है कि रिम्पा हलदार के मर्डर केस में दोनों दोषी हैं और 19 फरवरी को उनको फांसी की सज़ा दी। कोली को और केसों में दोषी पाया गया। जो नौकर था सुरेंद्र कोली, उसको और भी केसों में दोषी ठहराया गया और पाया गया। 2010 में आरती, रचना, 2012 में दीपाली और कविता आदि। इन लड़कियों को कुल मिलाकर 16 केसों में कोली को 12 मौतों की सज़ा मिली और पंढेर को कुछ में। लेकिन 10 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया। मित्रों, पंढेर को बरी कर दिया गया। इतनी सारी धाराएं, इतनी सारी चीज़ें कबूलनामे के बाद, इतनी सारी बातें होने के बाद, इतनी केसों में सजा होने के बाद पंढेर को इलाहाबाद कोर्ट ने बरी कर दिया। आप इसका मतलब समझिए, जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कोली की फांसी बरकरार रखी। 2014 में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई, लेकिन डिले की वजह से 2015 में लाइफ में बदल गई। ध्यान दीजिए, डिले होने की वजह से, देर होने की वजह से वो लाइफ में बदल दी गई। अब आगे 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सबूतों की कमी होने की वजह से बरी कर दिया। ध्यान रखिए ये कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों को सबूतों की कमी होने के नाते बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच को वाश्ड अप कहा और कहा कि कबूलनामा ही सबूत था, जो काफ़ी नहीं। अब हम इस पे तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन कबूलनामा, कोर्ट कह रहा कबूलनामा था जो काफ़ी नहीं है। एक आदमी का कबूलनामा काफ़ी नहीं है। इसलिए 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कोली को आखिरी केस से भी रिहा कर दिया। जिस सुरेंद्र कोली ने 16 बच्चों का केस जिस पे था मर्डर का, उसको वो मर्डर का केस उसने कहा और ये भी कहा कि उसमें पंढेर शामिल नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है। और अदालत ने उसको फांसी की सज़ा दी और इतने सारे केस उसके ऊपर साबित हुए, उसने खुद कबूल किया। लेकिन फिर भी कोर्ट ये कह रही है कि मुलजिम का इकरारनामा काफ़ी नहीं है, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया। अब दोनों आज़ाद हैं। पीड़ित परिवार सदमे में है, कहते हैं न्याय नहीं मिला। शायद वो लोग गलत कहते हैं, न्याय तो मिला, दोनों को न्याय मिला। पंढेर को भी न्याय मिला और सुरेंद्र कोली उसके नौकर को भी न्याय मिला, क्योंकि दोनों को तो
केस ही साबित नहीं हुआ उन पे। उनके घर के पीछे से कंकाल मिलना, नरमुंड मिलना, उनके घर में पकाए जाने की बात करना कि हम बाथरूम में ले आके हम मारते थे उनको, फिर उनके साथ रेप करते थे, उनको काट के खाते थे, व खेत से फेंक देते थे, ये सब कबूलनामा तो कोई मायने रखता नहीं है। हमारे माय लॉर्ड लोग जो हैं उनको कौन सा सबूत चाहिए, किस तरीके का सबूत चाहिए, ये तो खैर वही लोग जाने और वकील लोग जाने, और सीबीआई जाने कि सीबीआई ने क्या पेश किया, क्या पेश नहीं किया। अब आगे इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। कांड में पुलिस की लापरवाही, भ्रष्टाचार, अंग व्यापार और नरभक्षण की अफवाहें रहीं। मीडिया ने सेंसेशनल कवरेज किया। मुलायम सिंह यादव सरकार पर इस्तीफे का दबाव पड़ा। परिवारों को 12 लाख मुआवजा मिला, लेकिन कुछ ने लौटा दिया। बरी होने पर परिवारों ने कहा भगवान का कोर्ट फैसला करेगा। अब यहाँ पे देखिए अंधविश्वास घुसता हमारे देश का कि भगवान फैसला करेगा। चूंकि गरीब है, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भगवान ही फैसला उनका करेगा। लेकिन भगवान कभी फैसला करेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो फैसला करता नहीं है। भगवान फैसला करने यहाँ आएगा नहीं, और अगर कहीं करता होगा तो किसी को दिखेगा नहीं। तो इस हालात में जब मुलजिम बरी होगा तो उसको 19 नहीं 1900 मर्डर करने में कोई बुराई नहीं लगेगी। वो तो कहेगा भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने दिन गए, इतने दिन में फिर से नया कुछ करते हैं। ये केस जो है इस न्याय व्यवस्था की कमियों को और इसके लंगड़ेपन को, इसके अंधेपन को, इसके बहरेपन को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि किस तरह से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। जब न्यायालय में कबूलनामा तक हो गया, सब कुछ हो गया, पूरी बातें साबित हुई, और उसके बाद भी अभी सबूतों की कमी सरकार को, कोर्ट को मिल रही है। न्याय व्यवस्था को भी दिखता नहीं है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 19 लोगों का मारा जाना, बच्चियों को पका के खा जाना, काट के फेंक देना, बलात्कार होना, ये सब चीज़ें कोर्ट को नहीं दिखती हैं, और कोर्ट उन सबको बरी कर देता है। और अगर ये सब माय लॉर्ड को दिखा कि नहीं वो सब बरी हो गए, तो आखिर वो 19 लोग मारे तो गए हैं ना, उनकी लाशें मिली, उनके कंकाल मिले, नरमुंड मिले, तो आखिर ये तो हुआ कि वो मरे हैं, और मरे हैं तो मारे भी गए हैं। तो क्या माय लॉर्डों की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती कि चलिए ठीक है, अगर ये लोग बरी हुए तो असली कातिल को ढूंढो। असली कातिल कौन है, किसने सब किया? कोई बात नहीं हुई, इस पे कोई चर्चा नहीं की गई, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, तो मतलब ये सब अपने आप मर गए। इन लोगों को शौक था नाले में जाके अपने आप को काटा एक दूसरे को, और मर गए। ना पंढेर ने कुछ किया, ना सुरेंद्र कोहली ने कुछ किया, ना किसी ने कुछ किया। उसकी कोठी के पीछे सारी चीज़ें मिली, बाहर से कोई ला के डाल गया, उसको पता नहीं। क्योंकि पंढेर अमीर आदमी है, बाहर रहते थे, तो उनको तो जानकारी होनी भी नहीं चाहिए भाई कोठी है, कोठी में नौकर रह रहा, नौकर जाने। नौकर ने कबूलनामा किया, लेकिन वो सब साक्ष्य के तौर पे माना नहीं जाएगा, क्योंकि कबूलनामा काफ़ी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे से अगर कोई केस होता है तो एक गवाह ऐसा होना चाहिए जो वहाँ पे खड़ा होकर सब देखे, और देख के माय लॉर्ड को बताया कि जी मैं वहीं ये सब देख रहा था, जब वो कर रहा था तो मैं खड़ा होकर देख रहा था, और ये सब चीज़ें मेरे सामने हुई हैं। तब भी हो सकता है कि माय लॉर्ड साहब को कुछ और उसमें कमियां नजर आ जाएंगी। नहीं तुम ठीक से देख नहीं पाए यार, तुम्हारा देखना काफ़ी नहीं, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं, तुम ठीक से नहीं देख पाए, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाता है। तो न्याय व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस तरह से इस देश की साख जो गिर रही है वो तो गिरी रही है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को भेड़ बकरी से ज़्यादा माना नहीं जा रहा है। हम लोगों का क्या होगा? लेकिन ये भी बात है
कि ये जो माइलॉर्ड लोग बैठे हैं ये सब उनके साथ भी लागू हो सकती है चीज़ें। और जिस दिन अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि लोग खुद अपने लिए न्याय करना शुरू कर देंगे, उस दिन माइलॉर्ड लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देश में किस तरीके की व्यवस्था होगी और किस तरीके का प्रॉब्लम होगा, किस तरीके की समस्याएं खड़ी होगी, ये माइलॉर्डों का ही किया धरा होगा। ये न्याय व्यवस्था की गैर जिम्मेदाराना बात होगी। और ये न्याय व्यवस्था जो इस तरीके से पार्शलिटी करती है लोगों के साथ में, इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को याद रखें। अब वो 19 पीड़ित परिवार जो हैं तो 19 अभी, ये तो इसमें 19 ही दिखाए जा रहे हैं, हो सकता ज़्यादा भी हों। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि इतने सालों की लड़ाई के बाद भी जिसने सब कुछ किया, जिसके ऊपर इतनी सारी गंभीर धाराएं, आरोप लगे, सब कुछ साबित भी हुआ, कई सारी चीज़ें, वो आज बरी है, घूम रहा है, एक तरीके से समाज को मुंह चिढ़ा रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरे पास तो रसूख है, पैसा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समाज पे हंस रहा होगा, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है। कोर्ट एक मजाक बन के रह गया, सीबीआई एक मजाक बन के रह गई है। इतने बड़े मामले में सीबीआई सबूत नहीं जुटा पाई। माइलॉर्ड का कहना है कि सीबीआई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए ये मामला खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, एक ये केस था जो मैं आपके सामने लाया या लाना चाहता था कि आप अपनी नींद से जगें और याद रखें, अपनी भूलने की बीमारी को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को दवा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग भूलें ना, और इन चीज़ों को याद रखें। और इसके लिए उचित और न्याय संगत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो ये ट्रेंड जो निकल जाएगा, धीरे धीरे ट्रेंड बन जाता है, और जब ट्रेंड बन जाएगा तो फिर न्याय की तो उम्मीद ही करना छोड़ दीजिए। न्याय तो हमारे लिए दूर की बात हो जाएगी बहुत, कि हमको भी न्याय मिलेगा या गरीबों को भी न्याय मिलेगा, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। इतना पेशेंटली आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को देखा है, सुना है, तो उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा या शुरू करके बंद कर दिया उनको ज़्यादा धन्यवाद। वो जाएं अपनी कुंभकर्णी नींद में सोएं और आराम से नींद का मज़ा लें, क्योंकि हमारे ऊपर अभी ये बातें नहीं आई हैं, हमारे ऊपर ये विपत्ति आपत्ति नहीं है, हम अभी सुरक्षित हैं। जब तक हैं तब तक तो आराम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की तरक्की हो, सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यही मेरी कामना है, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।